जी, पाइथन प्रोग्रामिंग में हो चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो या बहुत सारी प्रोग्रामिंग आप लोगों को मालूम भी नाम होंगे। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि क्योंकि ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर जो होता है हमारा ये 3 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे पहला होता है हमारा इनपुट। इनपुट यानी कि जिस चीज को कोई टास्क परफॉर्म कराना है उसके लिए क्या इनपुट दें जिससे हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाए। तो इनपुट हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड से भेजा, फिर आपका ये यहाँ पर ये कंप्यूटर को मिला, यहाँ पे कंप्यूटर ने प्रोसेस की और प्रोसेस के बाद हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। ये हमारा आउटपुट आ गया, यानी मॉनिटर स्क्रीन पर चीजें प्रिंट करा ली हमने। तो यही जो स्टेप हैं, इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग आपका कोई भी प्रोग्राम बनेगा। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला जो इनपुट स्टेटमेंट है, तो इनपुट अगर हम कीबोर्ड से कुछ कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ही हमारा। जब कुछ इनपुट कराएंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो इसका मतलब वो एक हमारी क्या हो गई, मेमोरी हो गई। जो भी चीजें हम इनपुट कराएंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वो हमारी मेमोरी हो गई। अब ये मेमोरी को जो हम लोग प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग के तहत मेमोरी को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो मेमोरी को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कह रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हमें जो भी इनपुट मेमोरी में पहुंचाना है वो किन वेरिएबल्स में पहुंचेगा इनके बारे में पता होना चाहिए। यानी वेरिएबल्स क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल पहली हेडिंग है प्रोग्रामिंग को सीखने की, वेरिएबल्स। उसके बाद ये डेटा जो होता है, पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में बता दूं। वेरिएबल्स क्या होता है कि जब कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो या कोई भी वेरिएबल आप यूज करते हो, तो जैसे आपने यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखा, तो इसका मतलब है ए कंप्यूटर की एक मेमोरी है आपकी, वो ऐसे सपोज कर लो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। और आपने ए इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब इस ये बहुत सारी मेमोरी में किसी एक मेमोरी का नाम ए हो जाएगा, किसी एक मेमोरी का नाम ए हो जाएगा और इसमें हमारा 5 स्टोर हो जाएगा। ऐसे अगर आप कोई दूसरी मेमोरी बनाते हो, मान लीजिए इस तरीके का, तो जो भी खाली प्लेस पड़ा होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, उस जगह का नाम आपका बी हो जाएगा, वहां पर वो वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी प्लेस इन विच वी कैन स्टोर आर डिजायर्ड डेटा। यानी कि कंप्यूटर की कोई भी ऐसी टेम्परेरी मेमोरी जिसमें हम अपना डिजायर्ड डेटा स्टोर कर सकें, वो वेरिएबल है। तो कभी भी आप a इक्वल टू 5 या b इक्वल टू 10 टाइप का कुछ भी लिख रहे हो, इसका मतलब आप समझो कि यहाँ पे आप एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, ये एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसमें वैल्यू हम लोग इनपुट कराएंगे। तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब ये जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये वैल्यूज का कोई ना कोई अपना डेटा टाइप होगा कि किस टाइप की वैल्यू इसमें हम स्टोर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से टाइप ऑफ वेरिएबल हो गए आपके, टाइप ऑफ वेरिएबल। क्योंकि कोई ना कोई जो भी वैल्यू होगी वो किसी ना किसी फॉर्म में होगी, यानी उसका कोई अपना एक टाइप होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल के हिसाब से अगर देखें टाइप में, तो सबसे पहला आपका इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो होल नंबर्स स्टोर कराएं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हुआ, 0 to 9 से मिलकर बना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर, वो हमारा होल नंबर कहलाता है। वो इंटीजर वेरिएबल्स में स्टोर होता है। यानी कि कोई भी आप 2 स्टोर करना चाहो, 5 स्टोर करना चाहो या 5000 स्टोर करना चाहो, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, वो हमारे होल नंबर्स कहे जाएंगे। और वो हमारे किस में स्टोर हो जाते हैं, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। इनको कहा जाएगा इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू कहा जाएगा। ये पहला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल क्या हो गए, ऐसे वैल्यूज
जो फ्रैक्शनल पार्ट में हो या डेसिमल नंबर जिनको हम लोग कहते हैं, डेसिमल नंबर, यानी कि कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में हो और वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारी वैल्यूज फ्लोट वेरिएबल में आएंगी और उनको रियल नंबर भी कहा जा सकता है, रियल नंबर या डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम लोग समझते जा रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे दो टाइप हो गए, कि जिसमें पॉइंट नहीं लगाना है वो हमारे होल नंबर हो गए और वो हमारे इंटीजर वेरिएबल कहे जाएंगे, और जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो हमारी रियल नंबर या डेसिमल नंबर हो गए और उनको हम फ्लोट वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद जो है आप चाहो तो यहाँ पर चाहो क्या, ऐसा है ही आपका थर्ड नंबर पे, नंबर में तो दो टाइप के नंबर हो गए, एक तीसरा इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम लोग यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक वे में अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो वहां अगर यूज हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर या आपका ये नंबर कहा जाता है। तो इसको प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा आपने खुद देखा होगा, बिल्कुल कहीं छूने को नहीं मिला होगा। तो हम मेन चीजें ही बता रहे हैं यहाँ पर आज की क्लास के हिसाब से, जिससे कि आप आज ही थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना सीख जाओ। तीसरा है आपका स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू तो दो ही तरीके से हो सकती है, विदाउट पॉइंट या पॉइंट वाली। अब स्ट्रिंग वैल्यू में आपका A to Z स्मॉल में हो या कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, इस तरीके की कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, यानी कि पूरा पूरा वर्ड हो सकता है या सेंटेंस हो सकता है, लगभग ऐसे समझ लीजिए। तो ये सारी वैल्यूज किस में होंगी, स्ट्रिंग वेरिएबल कहे जाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर होगी। तो इतने वेरिएबल आपको याद होने चाहिए। मैंने अभी स्टार्टिंग की तो मैंने बताया था कि मैं सिर्फ आज की क्लास में उतना ही चीज बताऊंगा जिसमें प्रोग्राम बनाना स्टार्ट हो जाए आपका। तो आपके तीन तरीके की वैल्यू हो गई, एक इंटीजर वेरिएबल, एक फ्लोट वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, दैट्स एनफ। उसके बाद अब हमें क्या पता चल गया, फिर से हम लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि हमें इनपुट करना था। तो इनपुट करने के लिए जो भी वैल्यू हम लोग भेजेंगे वो किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होगी, और वो मेमोरी में जहां वैल्यू स्टोर होनी उसको कहते क्या है, उसको वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के हमारे ये टाइप हो गए। अब इसके बाद आता है कि हम वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, वैल्यू स्टोर कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट, तो इनपुट स्टेटमेंट यानी कि कंप्यूटर में कोई मैसेज आए, एंटर नेम, एंटर नंबर, इस तरीके का कुछ भी, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पहुंचा दें, तो वो हमारे इनपुट स्टेटमेंट होते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम रन कराते समय पूछे हमसे और हम उस समय उसको कोई वैल्यू दे दें। इसको वैल्यू स्टोर करना भी कहते हैं। जैसे ये a=5 है तो ये तो फिक्स वैल्यू है, जिसको कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल में फिक्स वैल्यू कोई डाल देना, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर में जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो वो हमसे पूछे एंटर 2 नंबर, जिससे मान लीजिए 2 नंबर का सम का प्रोग्राम हम लोग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो इनपुट स्टेटमेंट में हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है। अब ये किस तरीके से यूज होता है मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको पहले तो मैं ये बता दूं इनपुट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। कोई भी चीज, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो होल नंबर के रूप में या रियल नंबर डेसिमल नंबर के रूप में हो, इनपुट स्टेटमेंट पाइथन का हर चीज को स्ट्रिंग फॉर्म में रीड कराता है। यानी है वो नंबर 5 मैं स्टोर कर रहा हूं इनपुट स्टेटमेंट से, लेकिन उसको वो एक स्ट्रिंग मानेगा, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर मानेगा या वर्ड समझ लीजिए। तो अब इसमें फर्क क्या है, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, मैं एक नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ इंटीजर टाइप का, तो मैंने लिखा a इनपुट, अभी मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, और यहां पे आपको मैसेज देना होता है एंटर अ नंबर या एंटर अ इंटीजर नंबर। तो जब ये प्रोग्राम आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा एंटर नंबर, आपने 5 इनपुट कर दिया। अब वो इनपुट फंक्शन से यहाँ पर a नाम की मेमोरी में स्टोर हो गया 5 आपका। अब इसमें है तो ये 5, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाएगी
और स्ट्रिंग वैल्यू होने के कारण क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मतलब ये स्टोर करके प्रिंट तो करा सकते हैं लेकिन इसके साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो उसके लिए क्या करें, हमें तो कैलकुलेशन करनी है, तो हमें यहाँ पर इस 5 को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, इसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना। तो जैसे मैंने यहाँ पर int लिख दिया, int, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज किया, इनपुट, और उसके अंदर हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर। ये इसका सिंटैक्स है, फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट फंक्शन एंटर नंबर मैसेज डिस्प्ले करेगा। कीबोर्ड से आप 5 टाइप करो या 10 टाइप करो, और वो जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो इनपुट फंक्शन उस वैल्यू को ले लेगा, और फिर वो जब वैल्यू पहुंच गई इनपुट फंक्शन में तो ये बाहर जो int लिखा है, तो int क्या करेगा, उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा देगा। देन ये a नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आप इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से ये इंटीजर हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करानी है, तो यहां पर आपने फ्लोट लिख दिया, और ये सब स्मॉल में ही, int स्मॉल में है, फ्लोट स्मॉल में है, इनपुट स्मॉल में है, तो आपने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पे इनपुट लिखा। अभी मैं प्रोग्रामिंग में आपको ये दिखाऊंगा, इनपुट, देन आपने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया एंटर टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर। अब जैसे इस स्टेटमेंट को कंपाइलर पढ़ेगा, मैसेज आएगा एंटर टेम्परेचर, आप कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू दे दीजिए, और वो वैल्यू इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में पढ़ेगा, देन वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर बी में स्टोर हो जाएगा। तो बी नाम के वेरिएबल में आपका जो भी आप 90.5 ऐसे करके कोई टेम्परेचर स्टोर कर रहे हो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती है। तो ये तो आपने पढ़ा अभी इनपुट स्टेटमेंट। उसके बाद आता है, अब इनपुट तो हो गया, इसके साथ अभी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, लेकिन आउटपुट स्क्रीन यानी मॉनिटर पर उस रिजल्ट को प्रिंट कैसे कराएंगे। तो बात आ जाती है आउटपुट स्टेटमेंट की। तो यहां पर देखिए ये हो रहा था ना, अभी हम लोग प्रोसेस पे नहीं आ रहे हैं, मैं इनपुट बता रहा हूं और आउटपुट बता रहा हूं। फिर आ जाता है आपका आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट, तो आउटपुट स्टेटमेंट में आपके पास प्रिंट फंक्शन दिया गया, जैसे इनपुट स्टेटमेंट में आपके पास इनपुट दिया गया है, ऐसे आउटपुट स्टेटमेंट में आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट दिया गया है। प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी चीज आप जो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ए और बी में 2 नंबर आपने इनपुट कराए थे, और फिर आपने c इज इक्वल टू ए प्लस बी किया है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी किया है। तो a में अगर 5 था और b में आपका 2 था, तो 5 to 7 c में आ चुका होगा। अब आप 7 को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर है प्रिंट का, उसको मैं पहले बता रहा हूं, बाकी इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है जो क्लास में ही आपको बताई जा सकती है। उसमें पूरा पूरा एक क्लास चला जाता है प्रिंट स्टेटमेंट को ही बताने में, इतना ज्यादा इसमें डेटा है। तो इसमें प्रिंट लिखना है आपको, और डबल कोट्स में एक तो तरीका है कि आप सीधे सीधे सी प्रिंट करा दीजिए, ऐसे आपने लिख दिया तो आपका ये सी की वैल्यू 7 है, 7 आपका प्रिंट हो जाएगी। एक तरीका है कि हम जानना चाहते हैं 7 प्रिंट तो हो गया, लेकिन 7 है क्या चीज, ये तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, ये टेम्परेचर है, ये एज है, या 2 नंबर का सम है, क्या है ये। तो उसके लिए हमें मैसेज देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप मैसेज देंगे सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, और फिर आप चाहें तो ये मैसेज और ये 7 वाली वैल्यू के बीच में थोड़ा स्पेस बना रहे, इसके लिए इक्वल साइन लगा दीजिए, यहाँ पर डबल कोट्स बंद कर दीजिए, देन कॉमा लगाकर जिस वेरिएबल में वैल्यू है, यानी कि सी में वैल्यू है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। तो ये आपका आउटपुट जब आएगा तो ये आ जाएगा सम ऑफ 2 नंबर,
और इक्वल साइन आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो बस आपको जो मेन स्टार्टिंग करनी है पाइथन की प्रोग्रामिंग में, तो उसमें बस इतना ही आपको आना चाहिए कि आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको वैल्यू इनपुट कैसे होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, और आपको रिजल्ट कैसे प्रिंट कराना है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं जिसमें इनपुट आउटपुट करके आप प्रोग्रामिंग फटाफट देख लोगे, क्योंकि कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आपको बताया जाएगा। अभी देखिए, ये आपकी मेन फाइल है जिसमें मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। मैं हल्का सा देखते चलिए, ये सारे डेटा है जो आपको बताया जाएगा। अभी इसमें आगे प्रोग्रामिंग भी है। फंडामेंटल बहुत सारा होता है, लेकिन जो हमें काम का होता है वो मैं आज खाली आपको बता रहा हूं। अथर बेटा, कोई क्वेश्चन बन रहा है आपका? दिमाग में कोई बात आ रही है कि हाँ ये पूछ लिया जाए? यस सर, यस। अगर कोई बात दिमाग में है तो पूछिए। सर वही उस पे जाइए सर, वो जो अभी समझा रहे थे, इनपुट स्टेटमेंट। बहुत सारा डेटा है। देखिए, अभी हम प्रोग्रामिंग पे पहुंच नहीं पाए। ये प्रिंटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इसमें फॉर्मेट फंक्शन यूज होता है, अलग अलग तरीके से चीजें प्रिंट कराई जाती हैं। ये इनपुट स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है, बस आ गया है। इसमें पैकेज मॉड्यूल भी इंपोर्ट कराए जाते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम चालू हो गया, ठीक है। तो इनके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें जल्दी से समझाता हूं। देखिए, जैसे ये एक पहला प्रोग्राम ले रहा हूं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख के आया होगा, वेब मतलब राइट अ प्रोग्राम, वेब टू इनपुट अ रेडियस एंड प्रिंट या कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। क्या प्रोग्राम है? वेब टू इनपुट अ रेडियस ऑफ सर्कल एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो आपके देखो 3 स्टेप मैंने बताए थे। कौन कौन से 3 स्टेप थे? पहला था वैल्यू इनपुट करना, और वो भी वेरिएबल में जाती है वैल्यू। तो सबसे पहले आपको इनपुट लिखना है। अच्छा, ये अपनी तरफ से जनरल लाइफ में आपको खुद पता होना चाहिए, या आपको पता होगा ही होगा कि अब जैसे कि रेडियस जो है ये पॉइंट में होगी या विदाउट पॉइंट होगी। तो इसके लिए भी मैं हल्का सा फंडामेंटल आपको बता दे रहा हूं कि एक इसके 2 तरीके हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाना है, उसमें डेटा टाइप कैसे जाने कि कौन सी वैल्यू किस चीज की होगी। तो अगर जो भी रिजल्ट निकालना है, जैसे आपको एरिया निकालना है और पैरामीटर निकालना है, तो रिजल्ट में अगर पॉइंट वाली वैल्यू से कैलकुलेशन हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, पॉइंट वाली वैल्यू से कैलकुलेशन हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो आप जान जाइए कि ये फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा। अगर पॉइंट वाली वैल्यू कहीं दिखाई नहीं पड़ रही और ना ही वो रियल लाइफ में कहीं आपने देखा, जैसे टेम्परेचर है वो तो पॉइंट में हो ही सकता है, तो इसका मतलब उसको आपको फ्लोट में ही लेना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था? इनपुट करो वैल्यू। तो इनपुट करने के लिए पहले आपने कोई एक वेरिएबल डिसाइड किया, रेडियस इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता दें, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स यूज किए गए, जैसे रेडियस यूज किया गया, एरिया यूज किया गया या पेरीमीटर यूज किया गया, पेरी, तो ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता पाइथन में। जैसे जावा में इसको डिक्लेयर करना पड़ता कि आप फ्लोट में वैल्यू लेना चाहते हो, तो पहले फ्लोट और रेडियस ऐसे लिखना पड़ता आपको जावा लैंग्वेज में, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। इसमें आप जब वैल्यू स्टोर कराते हो तो वो वैल्यू अपने आप जैसे उस वेरिएबल में पहुंचती है, तो वो वेरिएबल उस वैल्यू के नेचर के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है उस डेटा टाइप में। और दूसरा एक और चीज बता दें कि ये जितने भी वेरिएबल होते हैं, तो पाइथन में इन सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नॉर्मल तो इसका वेरिएबल नाम है, लेकिन इंटरनल देखें तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स इसलिए कह दिया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें सारे तरीके की वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जैसी भी चाहो वैसी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट में ये चीज हो सकती है। और अगर डेटा टाइप के हिसाब से चलें तो इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। तो इसीलिए इन सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट ही कहा गया है। तो आपका ये रेडियस मैंने लिया, एंटर रेडियस कहा,
इनपुट फंक्शन उस पॉइंट में पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करवाएगा जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, और फ्लोट से वो कन्वर्ट हो गई रेडियस में। उसके बाद यहां पर आपने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये तो मैथ में लिखा जाता है। तो पाई की एक वैल्यू होती है 22/7, या आप 3.14 लिख सकते हो। तो यहां पर सॉल्व करके 3.14 लिख दिया गया इनटू रेडियस। और उसके बाद जो है, अब यहां पर ये ऑपरेटर टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो यहां पे दिखाया गया कि अगर आप किसी भी चीज की पावर करना चाहते हो, जैसे कि r की पावर 2 है, तो अगर आप पावर करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 स्टार लगा देने से वो पावर हो जाती है। एक तो तरीका था कि आप यहाँ पर 3.14 इंटू रेडियस इस तरीके से लिखते, 3.14 इंटू रेडियस। तो रेडियस 2 बार हो जाता है, इसका मतलब वो पावर हो गई। और एक ये आपका शॉर्टकट तरीका है कि आप 2 मल्टीप्लाई लगाकर 2 लिख देते हो, तो इसका मतलब ये रेडियस की पावर 2 हो गई। तो जो भी वैल्यू आपने दी होगी वो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, एरिया आ जाएगा आपका। देन आपका पैरामीटर जो है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो आप 2 का वैल्यू अपना फिक्स था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया गया, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस को आर को रेडियस कह रहे हैं, तो और ये किसी वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया। देन डबल कोट्स में एक मैसेज देकर इन दोनों को प्रिंट करा दिया। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। इसमें कोई भी पार्ट पूछना है बच्चों, किसी को कोई भी पार्ट? नो सर, इसमें नहीं पूछना है सर। इस हमको वो पूछना है सर, जो आप अभी समझा रहे थे इससे पहले इनपुट उसमें मैं थोड़ा स्टेटमेंट्स मैं सर थोड़ा वो। सा आपकी आवाज को समझ नहीं पा रहा हूँ, आराम से बोलिए, आराम से। जी, मैं पहले समझा रहा था, ये मुझे सुनाई पड़ा। यस सर, इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट में ओके। सर इसमें जो इंटीजर वेरिएबल है हाँ, उसको सर मतलब हम लोग कैसे करेंगे, इनपुट कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसको देखना चाहते हो कि ये कैसे इनपुट होगा, है ना? वैसे समझा दीजिए, वो भी देख समझ लेंगे, पर ये समझ नहीं आता मुझे। फ्लोट वाला समझ में आ गया कि वो डेसिमल नंबर में होगा, स्ट्रिंग वाला भी समझ में आ गया, पर इंटीजर नहीं समझ में अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका अच्छा प्रोग्राम कभी रन करके देखा है आपने? आया। सर एक बार टाइप जो कोशिश करी थी। प्रोग्राम, देखिए इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, पाइथन का आइडियली सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है IDLE, ठीक है, ये सर सॉफ्टवेयर। एक और कोई पाइथन है, कुछ वेब करके पाइथन है, पाइथन वेब बहुत करके? सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, यानी कि जब पाइथन की स्टार्टिंग करते हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें वो आप यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये आइडियली मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें मुझे प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आप इंटीजर के लिए पूछ रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू, और यहाँ पे INT लिख दिया, ब्रैकेट में आपने लिखा INT के बाद में मैसेज दे दिया, एंटर एंटर अ नंबर। और सर जैसे अभी इसमें इंटीजर में आईएनटी लिखते हैं और फ्लो उसमें फ्लोट लिखते हैं, तो स्ट्रिंग में क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी इनपुट हम लोग करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन का नेचर है कि हर चीज को स्ट्रिंग में ही पढ़ता है, हर चीज को स्ट्रिंग फॉर्म में पढ़ता है। तो स्ट्रिंग में हमें कुछ नहीं लिखना ओके। होता है, लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो इंटीजर के लिए INT लिखना पड़ता है और फ्लोट के लिए फ्लोट लिखना पड़ता है। तो ये, ओके। हाँ, ये आपने लिख दिया। अब जैसे आप एंटर मारोगे, अच्छा अच्छा, ब्रैकेट्स की कमी है और इनपुट फंक्शन नहीं यूज किया है, कोई बात नहीं, या मैं सीधे सीधे एक प्रोग्राम ही दिखाई दे रहा हूं। पहले तो ये कॉपी पे सब हो जाता है, कॉपी किया, मैं आपकी बात सुनने लगा था एक्चुअली। INT लिखने के बाद इनपुट लिखा आपने, ये हो गया पूरा सिंटेक्स। और उसके बाद आपने एंटर की प्रेस किया तो आपसे मैसेज पूछेगा एंटर नंबर।
अब आप कीबोर्ड से जो भी नंबर टाइप करोगे, मान लीजिए आपने 50 लिख दिया और एंटर मारा, तो ये 50 स्टोर हो गया किसमें, ए में। लेकिन अभी हमने प्रिंट तो कराया नहीं, तो सिर्फ इनपुट किया है। तो यहां पे प्रिंट ए, फिर प्रिंट करा दी, तो ए में आपका क्या हुआ, 50 स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाता हूं आपको कि फ्लोट और इंटीजर में कैसे कंप्यूटर समझ रहा है। जैसे कि देखिए, फ्लोट में इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाती है, लेकिन इंटीजर में फ्लोट वैल्यू नहीं स्टोर होती है। इस चीज को समझना है। तो यही स्टेटमेंट मैं फिर से एग्जीक्यूट करा रहा हूं और इसमें पॉइंट वाली वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, एंटर नंबर पूछा, तो मैंने यहाँ पे 4.2 दे दिया। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन था कि इंटीजर वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, तो आईएनटी लगाने का मतलब है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, 4.3 दे दिया। ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये तो आपके डेसिमल वैल्यू है। तब देखो ये क्या कर रहा है कि ए में क्या स्टोर करेगा, ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आईएनटी लगा दिया है, तो आईएनटी का मतलब इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। ये इसकी खासियत बात होगी। सर उस पे अगर फ्लोट लगा देंगे तो वो हो हाँ, जाएगा। बस 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 फ्लोट इतना ही चेंज करना होता है बेटा। कि अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप फ्लोट में इंटीजर स्टोर करना चाहो तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट होते हैं, पॉइंट से पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला भी। तो ये तो खैर मैंने फिर से वही कॉपी कर दिया है इसके। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करने हैं तब तो आप यहाँ पे लिखते हो प्रोग्राम, और अगर पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है तो यहाँ पर फाइल मेनू पे जाकर न्यू पे ओपन करना पड़ता है। ये नई फाइल खुल गई, स्क्रिप्ट। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा लिखो प्रोग्राम, या जैसे मैं अभी कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूं। हाँ, ये प्रोग्राम थे। सपोज दैट ये वाला प्रोग्राम मैंने ले लिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर, और इसमें फ्लोट ले रखा है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो हैश का साइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब फंडामेंटल में ही बताया जाएगा। ये कमेंट होता है कि कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखा, तो आपने वो स्टेटमेंट लिखा ना, इसका मतलब आपको मालूम है किस जगह पर क्यों कोई लाइन यूज की गई है। लेकिन आपका प्रोग्राम कोई दूसरा पढ़े, आपका टीचर पढ़े, तो वो भी आपकी लाइन को समझ जाए कि हाँ आपने ये क्यों लिखा, क्या लिखा। उसके लिए हम लोग जो प्रोग्राम बना रहा होता है वो क्या करता है, हर उन लाइंस के लिए जहां पे उसको लगता है कि शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए किसी को समझने में, तो वो क्या करता है, कमेंट लाइन डाल देता है। ये कमेंट लाइन है। अब इस कमेंट लाइन का इफेक्ट क्या पड़ता है कि ये प्रोग्राम का हिस्सा तो है, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है या जो आउटपुट इनपुट पार्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, सिर्फ इन लाइंस के बारे में बताने के लिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया सम इज इक्वल टू वैल 1 प्लस वैल 2, यानी वैल्यू 1 और वैल्यू 2, तो यहाँ पे एडिशन सम में आ जा रहा है। सर जो वैल 1 और वैल 2 है ये सब वेरिएबल है सर, इस कुछ भी हाँ, लिख सकते हैं। कुछ भी, जैसे कि अभी मैंने ए बी करके दिखाया था। अब मैं फिर से अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये मैंने ए लिख दिया और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, और फिर यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ए बी। आप ध्यान दीजिए, आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू इनपुट करते हो तो वो वैल्यू के को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी लेना पड़ता है। और उस वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे a इज इक्वल टू 5 आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि a नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर हो रहा है। अब मान लीजिए वो एज है, तो आप एज लिख दो ऐसे, तो इसका मतलब एज नाम के वेरिएबल में 5 एज स्टोर हो रही है। अगर एज को आप ए ही लिखते हो तो ए नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर हो रहा है। यानी कि ये इस मेमोरी का नाम है, आपकी मर्जी आप इसका नाम एज रखो, आपकी मर्जी इसका नाम ए रखो, या आपकी मर्जी इसका नाम नरेंद्र मोदी रख दो, पूरा पूरा वो ले लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस मेमोरी का नाम उसको एक चाहिए जिसमें वो वैल्यू स्टोर कराना चाहता है। तो कोई भी वैल्यू आप यहां पर ले सकते हैं। अब मैं इसको रन करा के दिखाई दे रहा हूं आपको।
यहाँ पे रन में जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैंने फ्लोट लिया है बेटा, यहाँ पर मैंने फ्लोट लिया है और मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या करेगा, पहले तो ये सम आपका सेव करवाता है फाइल को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर AS दे दिया इसका नाम, तुरंत रन हो जाएगा। अब ये 1 मिनट, स्क्रीन थोड़ा नीचे ज्यादा चली गई है, ये चल रहा है प्रोग्राम, अभी मैं इसको फिर से दिखाई दे रहा हूं। हाँ, ऐसे रन कर लिया तो आपने इनपुट फंक्शन में मैसेज क्या दिया था, एंटर फर्स्ट नंबर। अब उसमें फ्लोट यूज किया था आपने, लेकिन मैं यहाँ पे फ्लोट नहीं दे रहा हूं, 6 मैंने 6 दे दिया, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है। तो इस समय कंप्यूटर इसको क्या मानेगा, 6 को फ्लोट के कारण 6.0 मानेगा। और आपका उसके बाद मैंने मान लीजिए 4 दे दिया, तो 4 को फ्लोट होने के कारण 4.0 मानेगा। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो 6 और 4 ऐड करेंगे तो आपका 10 आ रहा है, तो वो 10.0 मानेगा, क्योंकि फ्लोट लगा दिया है। तो आप चाहे पॉइंट के बाद में वैल्यू रखें या ना रखें, वहां पर वो 0 जरूर लगाएगा। ये फ्लोट का नेचर है। और अगर इंटीजर लिया होता तो आपका ये डेसिमल पार्ट नहीं होता। बस इतना है इसमें, आया समझ में बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, जो चाहे वो आप ले सकते। तो मैंने यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम ये रन भी करा के दिखा दिया है कि इस तरीके से प्रोग्राम रन भी होता है। अब ऐसे ही प्रोग्राम सिर्फ बदलते रहेंगे। आपको इनपुट, प्रोसेस मतलब वो जो फॉर्मूला लगाया है C = A + B, और प्रिंटिंग, ये 3 ही स्टेप याद रखने होते हैं। तो अगर ये सिंपल चीज समझ में आ गई हो तो मैं इफ एल्स वगैरह थोड़ा सा दिखा दूं। प्रोग्राम तो इसमें बहुत सारे, यस सर। जैसे कि ये आपका जो है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, तो यहाँ पे एंटर लेंथ और एंटर ब्रेथ किया। और कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे यहाँ पे लेंथ पूरा लिख दिया गया, कोई जरूरी नहीं, उस मेमोरी के नाम L रखना चाहते हो तो L रख लो, और लेंथ पूरा रखना चाहते हो लेंथ रख लो, LEN रखना चाहते हो तो LEN रख लो, वो एक मेमोरी का नाम है। और फिर उसके बाद एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल का नाम आपने यहाँ लिया है वही वेरिएबल का नाम आप यूज करोगे, क्योंकि उस मेमोरी में ही वैल्यू गई है। और फिर एरिया में वैल्यू आ जाएगी, इसको प्रिंट करा दिया, रिजल्ट आ गया आपका। ऐसे कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कराई, मान लीजिए आपने एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, 2 मैसेज दिए, 2 नंबर में वो INT लगाने से A और B में इंटीजर टाइप की वैल्यू के रूप में स्टोर हो गए। अब मान लीजिए हमें 2 नंबर का सम करना है, तो C = A + B, C एक वेरिएबल लिया जिसको रिजल्ट वेरिएबल कहा जा रहा है। वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं स्पेशली, एक आपके इक्वल साइन से पहले वाले और एक इक्वल साइन के बाद वाले। तो जो पहले वाले वेरिएबल होते हैं वो रिजल्ट वेरिएबल होते हैं, और जो बाद वाले वेरिएबल होते हैं, यानी राइट साइड में जो वेरिएबल दिखाई पड़ रहे हैं A और B, ये आपके प्रोसेसिंग वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल कहे जाते हैं। तो C में रिजल्ट आ गया होगा, C को प्रिंट करा दिया, फिर उन्हीं वैल्यूज को लेकर अब यहाँ पर माइनस कर लिया गया। अब क्योंकि C अपनी वैल्यू प्रिंट कर चुका है, तो यानी कि C का जो जगह था अब वो फ्री हो गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर C को दोबारा यूज कर लिया गया और C में ही सब्ट्रैक्शन भी ले लिया गया। फिर सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराने के बाद फिर C की वैल्यू मेमोरी खाली हो गई, अब उसी में हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, फिर C की मेमोरी खाली हो गई, अब उसी में मैंने डिवाइड भी कर लिया। तो यानी वेरिएबल बचाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन अगर हम चाहें कि एडिशन अलग होना चाहिए किसी वेरिएबल में, सब्ट्रैक्शन अलग, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, तो यहाँ पर ये C हो गया, इसको हम D ले लेते, ये E ले लेते, ये F ले लेते, इस तरीके से बदल भी सकते थे। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जब ऑपरेटर पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे ये सिंगल स्लैश लगा है और ये डबल स्लैश लगा है, इसका क्या मतलब है? डबल स्लैश और सिंगल स्लैश में क्या अंतर है, डिफरेंस? सर सिंगल डिवीजन में आता है और सर डबल नहीं पता। अच्छा, मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं। जैसे आपने यहाँ पे 5/2 करना है, ठीक है, 5/2, तो एक तो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है और एक आपने यहाँ पर 5/2, ये भी डिवाइड ही है, ये स्टेटमेंट लिखा है। दोनों में फर्क बच्चों सिर्फ इतना ही है कि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू, एग्जैक्ट पॉइंट वाली वैल्यू आती है, जैसे 2 2 जा 4 जाएगा तो 2.5 यहाँ पे आ रहा है। और ये क्या होता है कि आप सिर्फ इंटीजर पार्ट निकालना चाहते हो,
इंटीजर पार्ट कौन सा होता है, पॉइंट से पहले वाला इंटीजर पार्ट माना जाता है। तो अब अगर ऐसे आप इसको करते हो तो ये आपका सिर्फ 2 ले लेगा रिजल्ट के रूप में इंटीजर पार्ट निकालने के लिए, पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देता है अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, और ये डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी ही आएगी या आ सकती है। तो उस केस में हम लोग ये वाला साइन लगा देते हैं, डबल साइन, जिससे कि पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर हो जाती है। बात समझ में आ गई? पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर हो जाती है इसमें। बच्चों बात समझ में आई? यस यस। चलिए मैं इफ एल्स इफ टाइप के कुछ क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर ये मैंने अभी इससे पहले भी दिखा दिया था कि अगर पावर करनी है बता दे पावर, तो ये इसका मतलब है a की पावर b, अगर a में 2 है और b में 3 है तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हो रहा है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग का ही मेन टीचर हूं, तो मुझे आदत है कि प्रोग्रामिंग में मैं जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझा सकूं उतना ज्यादा से ज्यादा समझा देता हूं। ये सारे प्रोग्राम है। उसके बाद आपका ये फ्लो ऑफ कंट्रोल चालू हो गया है, जिसमें इफ, फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर के रूप में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले जब आप इफ स्टेटमेंट वगैरह का यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप कोई जो भी रिजल्ट आना है उसको कुछ डिसीजन लेने के बाद ही वो रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। डिसीजन लेने के बाद, तो कैसा डिसीजन लेने के बाद, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट आई कि हम किसी बैंक में गए पैसा जमा करने, और उस बैंक में पैसा जमा करने की कुछ कंडीशंस लगाई होती हैं बैंक वालों ने। तो उन्होंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर आप जो है 10 लाख से ज्यादा पैसा लाए हैं तो वो कैश नहीं लेंगे, वो चेक से लेंगे। 10 लाख से ऊपर का पैसा वो चेक से ही लेंगे, कैश नहीं लेंगे। अगर 10 लाख से कम आप पैसा लाए हैं तो वो कैश ले लेंगे। तो इस चीज का मैसेज का प्रोग्राम हमें लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ अमाउंट, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 10 लाख देन प्रिंट मैसेज यू कैन डिपॉजिट मनी बाय चेक, अदरवाइज प्रिंट मैसेज यू कैन डिपॉजिट मनी बाय कैश। इस तरीके के कोई डिसीजन लेने के प्रोग्राम आए तब आप समझ जाइए कि यहां पर इफ और एल्स स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इफ एल्स स्ट्रक्चर है क्या, देखिए आप इसमें एक इफ लिखते हो, इफ लिखने के बाद यहां पर कोई कंडीशन लिखते हो, और फिर यहां पे जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के बाद एक कोलन साइन जरूर लगता है, कोलन साइन जरूर लगता है। तो यहाँ पे आपका कोलन साइन लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है कि किसी कंडीशन के अंदर कुछ लिखना है तो उसको आपको शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा, और ये बाय डिफॉल्ट 4 कैरेक्टर का होता है, बाकी आप जितना चाहें उतना शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करने का मतलब है, मान लीजिए ये मॉनिटर स्क्रीन आपकी है, ये मॉनिटर स्क्रीन, तो अब आप यहां पर इफ कंडीशन ट्रू होने पर कोई भी चीज यहां से नहीं लिख सकते, यहां से नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर वो स्टेटमेंट है, तो आपको उसको 4 कैरेक्टर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा यहां पर, और फिर आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं इंडेंटेशन, यानी कि इफ के अंदर वो चीज है इसलिए ऐसा किया गया है। उसके बाद ये लिख दिया आपने इफ का स्टेटमेंट, देन आप यहां पर एल्स लिखोगे, एल्स इफ के ही लेवल में आता है, तो एल्स आपने लिखा और फिर इसका भी कोलन साइन होगा। अब इसके अंदर जो भी प्रिंट कराना है उसको भी आपको 4 कैरेक्टर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, देन आप यहां पर लिख सकते हो। तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये आपका सिंटेक्स होता है। तो अभी हमारा प्रोग्राम क्या था कि 10 लाख से ज्यादा लाए हो तो आप जो है चेक से जमा करोगे, अदरवाइज आप कैश जमा करोगे। तो पहले हमें वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, वो अमाउंट। तो यहां क्या करेंगे, एक AMT नाम का वेरिएबल ले लिया, AMT, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, AMT इज इक्वल टू, अब इनपुट कैसे बनाते हैं, अगर इंटीजर वैल्यू लेना चाहते तो पहले INT लिख दो, ये सिंटैक्स समझने की कोशिश करना। पहले वेरिएबल का नाम लिखा इज इक्वल टू, अब किस टाइप की वैल्यू आपको चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर लिख दिया, INT, फ्लोट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट लिख दिया। उसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आपका वैल्यू इनपुट किससे होती है, इनपुट फंक्शन से होती है। तो यहाँ पर आपने इनपुट लिखा, इनपुट,
इनपुट लिखने के बाद फिर इसका भी कोई भी फंक्शन की एक पहचान होती है कि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट जरूर होता है, गोल वाला ब्रैकेट जरूर होगा। तो ये इनपुट फंक्शन है, इसका मतलब इसके आगे गोल वाला ब्रैकेट यूज किया जाएगा। और फिर गोल वाले ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन में क्या लिखना होता है, मैसेज, कि क्या इनपुट करना है। तो यहां पे लिख दिया एंटर अमाउंट, ये लिख दिया। और फिर आपके ब्रैकेट्स दो ओपन हुए हैं तो लास्ट में दो क्लोज हो जाएंगे। ये आपका इनपुट स्टेटमेंट हो गया अमाउंट एंटर कराने का। अब ये अमाउंट चेक करना है वो दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां पे लिखा इफ उसके बाद कंडीशन क्या हो गई कि अमाउंट किसके अंदर है, एएमटी के अंदर है। हमारी मर्जी है इस मेमोरी को हम एएमटी कहें या अमाउंट कहें या ए कहें। तो मैंने एएमटी लिखा है तो इसलिए स्पेस देकर आप एएमटी लिख दीजिए, एएमटी, ये स्पेस एक बीच में रहेगा, एएमटी। और उसके बाद हमें 10 लाख चेक करना है तो 10 लिखा और लाख में आपका 50 होते हैं, 1 2 3 4 5, 50 लिखे। और सिंटेक्स देखा कि लास्ट में कोलन साइन लगाना है तो यहां पर कोलन साइन लगा दिया ये। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि एएमटी में वैल्यू तो होगी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट यहां से थोड़ा आगे बढ़ाकर यहां पे लिखेंगे, ये जगह छोड़ देंगे, प्रिंट। और फिर आप जो भी मैसेज देना चाहते हो, तो डिपॉजिट मनी बाय चेक, मनी बाय चेक। और फिर इसका एल्स पार्ट लिखना था तो एल्स प्रिंट के नीचे नहीं लिखेंगे, इफ के नीचे, क्योंकि इफ के लेवल पे वो आता है। एल्स लिखा, कोलन साइन, और फिर वही स्पेस देंगे इंडेंटेशन वाला, और फिर डिपॉजिट मनी बाय कैश। अभी इसको मैं आपको कई सारे प्रोग्राम में दिखा देता हूं। तो ये हो गया प्रोग्राम। अब देखिए जब प्रोग्राम आपने रन कराया, मान लीजिए आपने 12 ब्लैक दे दिया, वैल्यू के रूप में 12 ब्लैक दिया, तो 12 ब्लैक कहां स्टोर हो जाएगा, एएमटी में। अब चेक होगा जहां जहां एएमटी होगा अपने आप वहां 12 ब्लैक पहुंच जाएगा। तो यहां पर एएमटी लिखा है, इसका मतलब यहां पर 12 ब्लैक है। अब 12 लाख इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहां पे लिख के आ जाएगा डिपॉजिट मनी बाय चेक। अगर मान लीजिए आपने 8 लाख दिया है तो 8 लाख इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स कंडीशन में आप एल्स में जाते हो और ट्रू कंडीशन में आप इफ के अंदर आते हो। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स में चले जाओगे और लिख के आएगा डिपॉजिट मनी बाय कैश। इस तरीके से इफ एल्स का प्रोग्राम लिखा जाता है। कुछ प्रोग्राम आप यहां पर देख लीजिए। ये नेस्टेड का थोड़ा सा बनाया गया, ये यहाँ पे ये लाइंस शो कर रही इंडेंटेशन के बारे में कि एक इफ के अंदर और भी इफ लगाई जा सकती है, नेस्टेड इफ जिसको कहा जाता है। तो और लाइनें उसके स्पेस उसमें आगे देना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम देखिए, तो सिंपल सा एक फ्लैग वैल्यू का यूज करके दिखा दिया कि किसी वेरिएबल में आपका ट्रू स्टोर है, ट्रू। और फिर मैंने चेक किया इफ फ्लैग में जो भी स्टोर है क्या वो ट्रू के इक्वल है, और क्योंकि फ्लैग में तो ट्रू ही स्टोर है तो ट्रू ट्रू के इक्वल है। तो यहां पे लिख के आ जाएगा वेलकम टू, और यहां पे जावा मतलब ramjisar.com। अब यहां पे देखो इस इफ के अंदर ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये इसी के अंदर है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने सेम लेवल पे लिखे हैं। यहां पर देखिए बिल्कुल एक अलाइनमेंट में कॉलम में लिखे हैं ये चीज। अगर ये आगे पीछे करोगे तो एरर आ जाएगी, एक भी स्पेस आगे पीछे करोगे तो एरर आ जाएगी। पहला जैसा लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग दूसरा तीसरा चौथा रखना है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर आपका ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर यहां पर आप थोड़ा सा ये मिस्टेक कर जाओ कि ये स्टेटमेंट आप पीछे लिख जाओ, जैसे यहां पे लिख जाओ ऐसे, तो ये इफ का हिस्सा नहीं है। फिर इफ में सिर्फ आपके ये वेलकम टू, ये 2 स्टेटमेंट इफ के अंदर है और ये इफ से बाहर है। ये इंडेंटेशन का इसमें मतलब यहां पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा यहां पे भी बता दें, जो एल्स पार्ट है वो इफ का ऑप्शनल पार्ट है, यानी इफ लगाने के बाद में अगर आप एल्स लगाना चाहते हो
तो आप लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो ना भी लगाओ, यानी वो ऑप्शनल पार्ट है। तो जैसे पहली वाला इसमें एग्जांपल में आपने एल्स नहीं देखा। हाँ, अब यहां पे भी इफ का ही है। अब ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर है जो अभी अभी आपको मैंने दिखाया था कि आपको यहां पर एक इफ लिखनी होती है, एक स्पेस दीजिए, कोई कंडीशन, कोलन साइन, फिर ब्लॉक ऑफ कोड, इफ के अंदर का जो भी लिखना है, फिर एल्स लिखा, कोलन साइन, और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये प्रोग्राम काहे का है? इवन नंबर का है। ये फिक्स वैल्यू के साथ लिया गया है। अगर आप चाहो तो वही इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो नम के साथ में। तो नम में 22 है, यहाँ पे आएगा, जहां जहां नम होगा अपने आप 22 पहुंच जाएगा। 22, और कोई भी नंबर इवन है या ऑड है उसके लिए उस नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक किया जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो इवन है, जब भी 2 से डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब वो ऑड है। तो यहाँ पे आपका 22 है, तो 22 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बच्चों क्या आएगा? 0 आएगा या कुछ और आएगा? प्लीज जल्दी से बताएं, कोई भी। 0 आएगा। 0 आएगा। अब 0 आएगा। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे बच्चों ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया गया है। ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया गया है कि इस जगह पर जब कैलकुलेशन होगी तो कंपाइलर अपने आप इस जगह पर 0 ले आएगा, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कंप्यूटर के इंटरनल रूप से यहां पर 0 आ जाएगा, और फिर ये 0 जो आपने ये वाला 0 दिया है इससे मैच करवाएगा कि 0 इक्वल इक्वल 0 का मतलब है 0 0 के इक्वल है। हाँ है, तो यहां पर कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और आपका ये इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप एल्स में आ जाओगे और यहां पर ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पे 23 दे दें, तो 23 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 आपका 0 के इक्वल है नहीं है, तो आप एल्स में जाओगे और ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। आ गया समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। मैं तो ये चाहता हूं कि आप एक बार मतलब ये कहो कि हाँ हमें ये चीज नहीं समझ में आई, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको समझने के या समझाने के। बस डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस हमें मिलना चाहिए, देन हम उसके हिसाब से बेटर काम कर सकते सर हैं। एक बार यस बेटा। सर ये आपने ऐसे समझा दिया, एक बार प्रोग्रामिंग में समझा दीजिए, मतलब एक बार करके। वो जो चला के दिखाया था। यस सर। हाँ बिल्कुल समझा देता हूं। देखो यही हम इनपुट के रूप में आपको दिखा देते हैं। इवन ऑड वाला प्रोग्राम तो वैसे पढ़ा हुआ होगा आपका। देखिए यस सर। देखिए यहाँ पे आए, हमने वो नीचे ओपन था, इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा मुझे इनपुट तो लेना ही है, तो यहीं पे इन्हीं लाइंस को मैं यूज कर लूंगा। ये नम वाली लाइन की जगह पर इनपुट में ले लूंगा। यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा है, इसको हटा दिया जाए। तो सबसे पहले मान लीजिए अब यहाँ पे ए ले लिया गया है, तो ए को ही यूज कर लिया जाए। नम की जगह पर ए लिख लिया। अब जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले आएगा एंटर अ नंबर, इस तरीके से एक मैसेज आएगा, और मैसेज देखने के बाद कीबोर्ड से एक नंबर टाइप करोगे, और वो नंबर कहाँ चला जाएगा? ए नाम की मेमोरी के अंदर चला जाएगा। जो भी ए आपने लिया है इस नाम की मेमोरी में चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 लिया है, तो ए में आपका 4 चला जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जब इफ कंडीशन आएगी, कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा, तो जहां जहां ए है अपने आप 4 पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैथ में समझ लीजिए कि 4 को, और ये परसेंट का साइन रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ये साइन रिमाइंडर निकालने के लिए है, और ये साइन आपका क्वोशंट निकालने के लिए है। क्वोशंट निकालने के लिए है। तो देखो 2 से इवन ऑड में 2 से ही डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 2 जा 4। तो रिमाइंडर हमारा कौन होता है? रिमाइंडर हमारा ये होता है, ये जो निकला है इसको हम रिमाइंडर कह रहे हैं, और ये जो निकला है इसको हम क्वोशंट कह रहे हैं। ये क्वोशंट होता है। तो इस साइन से हमारा रिमाइंडर निकलता है, इस साइन से हमारा क्वोशंट निकलता है। तो हमारा 4 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आया है। ये 0 कहां आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा। और ये 0
हमें मैच करना है, इक्वलिटी चेक करना है। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए दो इक्वल के साइन लगाए जाते हैं। सिंगल इक्वल साइन क्या होता है? असाइनमेंट होता है कि a इज इक्वल टू 5 का मतलब a में 5 स्टोर हो जाए। अगर a इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो क्या 5 के इक्वल है, ये चेक हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो 0 आया है, ये क्या 0 के इक्वल है? अगर कंडीशन ट्रू है तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये आपका इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो आपका डैशबोर्ड पे जैसे समझाया जाता है वैसा समझा दिया, बाकी मैं इसको रन करा के दिखा देता हूं। अब देखिए इसने एंटर नंबर पूछा, अब कोई भी नंबर आप दे दीजिए। तो मान लीजिए आपने 36 दे दिया, 36 हमारा इवन होता है 36, तो ये आपका इवन नंबर दिखा देगा, यहाँ पे रिजल्ट के रूप में आ गया इवन नंबर। और ऐसे ही अगर हम यहां पर दोबारा रन कराते हैं और यहां पे मैंने यहाँ पे 33 दे दिया, तो ये तो ऑड नंबर होता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 0 के इक्वल नहीं होगा तो यहां पर ये ऑड नंबर आ जाएगा। बेटा इसी चीज को समझने के लिए कह रहे थे कि चला के दिखा दीजिए या कुछ और पूछ रहे थे? मुझे डर सिर्फ इस बात का रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछ आप कुछ और रहे थे, मैं बता कुछ और दूं। जल्दी से बताइए। नहीं सर, यही। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अब देखिए आगे के कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। जैसे इफ एल्सिफ जो होता है उसको इफ एलिफ कहते हैं, एलिफ। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि जैसे आपने कोई एज इनपुट कराई और वो एज ए में स्टोर कर ली, अगर वो एज जो है 18 से बड़ी या बराबर है तो प्रिंट होके आ जाए यू कैन वोट, यानी 18 साल से ऊपर की एज होती है, बराबर की एज होती है तो आप वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं, वो वाला प्रोग्राम है। तो यू कैन वोट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 16 डाल दीजिए तो 16 तो 18 से बड़ा नहीं होता है, तो एल्स में आओगे और यू कैन नॉट वोट प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा ये। तो इफ एल्स के हैं ऐसे। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक करना है, यहाँ पे आपका ग्रेटर टू नंबर, 2 नंबर में बड़ा नंबर ढूंढना है। यहाँ पे आपका एक बज नंबर होता है, ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हो या जिनकी आखिरी डिजिट 7 आए वो बज नंबर होते हैं, तो उसका यहाँ कंडीशन लगा के दिखाया गया है। ये अब अगला स्टेटमेंट है आपका इफ एलिफ, इसको मैं समझा दूं पहले क्या है। इसमें बच्चों क्या होता है, सबसे पहले एक इफ लिखा जाता है और कोई कंडीशन, उसके बाद जो है कोलन साइन, और यहां पर आपका कोई स्टेटमेंट होगा स्पेस देकर, इंडेंटेशन देकर, फिर आपका यहां पे एलिफ लिखा जाता है, और एलिफ भी एक कंडीशन है, फिर यहां पे कोई कंडीशन, फिर कोलन साइन लिखा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जितने चाहें उतने हम यहाँ पे एलिफ लिख सकते हैं, जितने चाहें उतने हम यहाँ पर एलिफ लिख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे आप पेस्ट करते जाइए। अब जैसे ये एलिफ लिखा तो ये कंडीशन है, तो ये भी ट्रू और फॉल्स होगी, तो इसका भी कोई स्टेटमेंट होगा। फिर आपने एलिफ लिखा, अब ये भी एक कंडीशन है तो ये भी ट्रू फॉल्स होगी, तो इसका भी कोई स्टेटमेंट होगा। और ये स्टेटमेंट बस वही इंडेंटेशन के हिसाब से आगे बढ़ा के दिए गए हैं, ठीक है। और लास्ट में जब आपको लगे कि अब तो और कोई कंडीशन नहीं बची है, तब आप एल्स लगाओगे, और वो भी एल्स ऑप्शनल पार्ट है बच्चों, ये कोलन साइन एल्स लगा दोगे यहाँ पे। अब ये यूज कब किया जाता है, इफ एलिफ का यूज क्या है? देखिए इससे पहले आपने इफ एल्स पढ़ा था, तो इफ एल्स का मतलब था कि किसी एक चीज को चेक कराने पर जब 2 रिजल्ट आने की संभावना हो, और चलेगा कोई एक ही, 2 रिजल्ट हो सकते हैं लेकिन कोई एक ही चलेगा, तब आप इफ एल्स यूज करते हैं। जैसे कि कोई नंबर चेक करो इवन है या ऑड है, तो 2 रिजल्ट है ना, एक इवन है एक ऑड है, तो चलेगा कोई एक ही, तो उस समय तो इफ एल्स यूज करते हो। लेकिन इसके अपग्रेड वर्जन एलिफ है, तो एलिफ में क्या होता है कि जब किसी एक चीज को चेक कराने पर आपके एक से अधिक रिजल्ट आएंगे, उसमें भी कोई एक ही चलेगा। रिजल्ट तो एक से अधिक होंगे लेकिन उसमें भी कोई एक ही चलेगा। मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, इसको फिर से समझिएगा। किसी एक चीज को जब आपको एक से अधिक बार चेक करवाना पड़े, किसी एक चीज को जब आपको एक से अधिक बार चेक करवाना पड़े और हर बार चेक करने पर डिफरेंट रिजल्ट आए, तब आप जान जाइए कि आपको ये प्रोग्राम इफ एलिफ में बनाना है। एग्जाम्पल आपका ही मैं ले लेता हूं
कि जैसे कि स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स हैं, क्लास में मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स इनपुट करो और उस परसेंटेज मार्क्स को चेक करो कि अगर वो 80 से 100 के बीच का है तो उसको ग्रेड देना है, बच्चे को ग्रेड देना कि वो किस ग्रेड का बच्चा है। तो अगर 80 से 100 के बीच का है तो वो ए ग्रेड प्रिंट हो जाए, अगर वो 60 से 70 का बीच का है, 80 के बीच का है तो बी ग्रेड हो जाए, ऐसे अगर आप 45 से 60 के बीच का है तो सी ग्रेड हो जाए। तो अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि रिजल्ट तो अलग अलग है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके के रिजल्ट हैं। और चेक क्या कराया जा रहा है? चेक आपका सिर्फ परसेंटेज चेक कराया जा रहा है। तो किसी एक चीज को जब आपको एक से अधिक बार चेक कराना पड़े, एक बार यहां पर जब पहली कंडीशन में चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि वो परसेंटेज जो है 80 से 100 के बीच का है क्या, तो यहां पर ए ग्रेड हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि वो परसेंटेज क्या आपका 60 से 80 के बीच का है, तो यहां पर बी ग्रेड हो जाएगा। और फिर चेक करेंगे वो परसेंटेज 45 से 60 के बीच का है तो सी ग्रेड हो जाएगा। फिर चेक करेंगे वो परसेंटेज 45 से भी छोटा है क्या, तो यहां पर फेल भी हो सकता है या कुछ और देना चाहें तो वो ग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्क कैसे करता है इस पे समझिए। वर्क ये ऐसे करता है कि पहली कंडीशन, अगर बच्चों सुन पा रहे हैं आप हमें, मैं समझाने जा रहा हूं, प्रॉपर सुन पा रहे हैं? सर यस सर। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा। जब पहली कंडीशन ट्रू होगी, ये मतलब चेक होगी, तो अगर पहली कंडीशन चेक होने पर ये ट्रू हो गई तो ये वाला आउटपुट आपका आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों नीचे का कोई भी ये जो और कंडीशन दी गई ना, ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं होंगी, आपका प्रोग्राम सीधे यहां से बाहर चला जाएगा। पहला स्टेप। अब मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, तब आप कहां आओगे? तब आप एलिफ में आओगे। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई देन आप एलिफ में आओगे और फिर यहां पे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तब तो ये बी ग्रेड प्रिंट करा देगा और प्रोग्राम सीधे बाहर चला जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर से। अब फिर सोचते हैं, अगर आपकी दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तब कहां जाओगे? तो फिर नेक्स्ट एलिफ में जाओगे। एलिफ मतलब एल्सिफ, नेक्स्ट एल्सिफ में चले जाओगे आप और फिर इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सी ग्रेड प्रिंट करा देगा, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो सीधे आप बाहर चले जाओगे। अब इसके बाद और तो कोई कंडीशन है नहीं। अब लास्ट वाला केस देखिए क्या है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ना पहली ना दूसरी ना तीसरी, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो कर्सर अपने आप एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये आपका एल्स पार्ट है। जब ऊपर की कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब एल्स पार्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऊपर की अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर का वर्क होने के बाद आप सीधे स्ट्रक्चर से बाहर चले जाओगे। इस तरीके से वर्क करता है। क्या एक बार और बता दूं या कुछ दिमाग में चला गया? सर हो गया, आ गया। चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। और ये जानकारी दे दूं, ये मैंने जो यहां पर डॉट डॉट लगा रखा है इसका मतलब इफ एक होगा, इफ, और एल्स एक होगा, और एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है हमेशा। इफ एक होगा और एल्स एक होगा, लेकिन एल्सिफ जितने चाहो उतने बढ़ा सकते हो, ये डॉट डॉट का मतलब है। जितनी प्रोग्राम, ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में जितनी कंडीशन उतने एलिफ एलिफ आप बढ़ाते चले जाओ, ये इसका स्ट्रक्चर है। सर इसमें जो है ब्लॉक कोड, उसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है, उसका क्या काम है? अंडरस्कोर ये वाला? यस सर। अरे ये तो थोड़ा बुक की लैंग्वेज में लिखने का तरीका है, जहां पे हम कहते हैं ना आपसे कि कंडीशन ट्रू हो गई तो आप अपने स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, जहां पर ऐसे लिख देते हैं उस चीज को ये बताया गया ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। तो इसमें प्रोग्राम देखिए, ये था कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और इस नंबर को हमें चेक करना है कि अगर ये नंबर जो है सिंगल डिजिट का नंबर है या आपका ये नंबर, मतलब सिंगल तो नहीं चेक किया गया है, 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है या 4 डिजिट का नंबर है, ये चेक किया गया है। तो देखो ये यहां पे ऐसे चेक किया गया कि
ये भी एक तरीका है। देखो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है ये कंडीशन को, क्योंकि अब एक दिन में जो भी हो सकता है वही बता सकते हैं हम, लेकिन इसमें है बहुत ही अंदर इंटरनल चीजें। जैसे एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा एक और तरीका है यहाँ पे जो साफ सुथरा होता है कि आपने इफ लिखा, इफ के बाद में आपने लिखा नम, नम अगर बड़ा है, टू डिजिट चेक करना है ना, तो नम अगर बड़ा है 9 से, और फिर यहां पे बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एंड, तो यहां पे एंड लिखना होता है एंड, और फिर नम छोटा है या बराबर है 99 से। तो इसका मतलब देखो क्या है कि नम अगर 9 से बड़ा है, इसका मतलब 9 के ऊपर क्या आता है, 10 आता है, तो 10 तो डबल डिजिट होता है ना, तो 9 से बड़ा है और 99 से छोटा या बराबर है, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, 2 डिजिट नंबर। तो 9 से बड़ा होगा और 99 तक का होगा, तो क्या होगा, 2 ही डिजिट का तो होगा नंबर बच्चों। ये बात समझ में आ रही क्या, नहीं आ रही कि 10 से लगाकर 99 तक 2 ही डिजिट के नंबर होंगे तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीच में आपका नम लिख दिया गया, नम बीच में आपका नम लिख दिया गया, जैसे ये एंड कंडीशन या ये दो बार ना लिखना चाहें तब बीच में नम लिख दिया गया और कहा गया इनकी नम जो है 9 से बड़ा हो, तो 9 पहले लिख दिया गया, 9 छोटा हो यानी 9 से बड़ा हो नम, और 99 से बराबर या छोटा हो, और यहां पर इफ लिख दिया गया। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, शॉर्टकट में, कि ये नम है ये 9 से बड़ा हो और 99 से छोटा हो, एक साथ में लिखा जा सकता है। तो आपका 2 डिजिट हो गया। ऐसे एल से अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि अब कंडीशन, अच्छा बताओ बच्चों, ये वैल्यू के हिसाब से कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, 1122 है ना वैल्यू, तो इसके हिसाब से कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, सर फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो 2 डिजिट का तो है ही नहीं ना। अब यहां पर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आप एल्सिफ में आ जाओगे, यानी एलिफ में आ जाओगे। अब चेक हो रहा है कि ये 99 से बड़ा हो और 999 से यानी 999 से छोटा हो। अब बताओ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो 4 डिजिट का है। तो फिर ये सब छोड़ता हुआ जाएगा, फिर ये एलसिफ में चला जाएगा, अगले एलसिफ में। अब चेक हो रहा है कि नम में जो वैल्यू है 1122 ये 999 से बड़ी हो और 4 टाइम 9 से छोटी हो, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, इसमें ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और आपका बच्चों यही वाला मैसेज आ जाएगा और आपका प्रोग्राम यहीं से बाहर चला जाएगा। यानी कि चलेगा कोई एक ही स्टेटमेंट, है बहुत सारे, और यहाँ पे वो वाली बात याद रखो, देखो एक ही चीज को बार बार चेक कराया जा रहा है, किसको, नम को। जब एक ही चीज को बार बार चेक कराना हो और उसके रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आए, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, तो उसको इफ एल्सिफ पार्ट में रखा जाता है। ऐसे ही यहां पर बहुत सारे आपके प्रोग्राम नीचे भी दिए गए हैं। जैसे यहां पे एक प्रोग्राम देखो कि कोई एक मंथ का नंबर इनपुट कराना है, मंथ का नंबर, तो मंथ नंबर कहां से कहां तक होता है, 1 से 12 तक होता है। तो अगर मंथ का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सॉरी 1 2 और 10 11 12 इनमें से अगर हो तो आंसर के रूप में क्या प्रिंट करना है, विंटर सीजन। अगर मंथ 3 हो तो स्प्रिंग सीजन, मंथ 4 5 6 में से कोई अगर हो तो यहाँ समर सीजन, और 7 8 9 में से कोई मंथ है तो आपका रेनी सीजन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया गया, मैं इसको भी थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं जल्दी से। यहाँ पे इनपुट में एंटर मंथ नंबर लिया गया MON नाम के वेरिएबल में, MON नाम के वेरिएबल में। फिर उसको चेक किया गया कि मंथ जो है क्या 10 के इक्वल है। अब क्योंकि इतने सारे मंथ में विंटर ही होता है तो कोई, लेकिन होगा कोई एक ही मंथ ना, चाहे जनवरी कह लो तब भी विंटर, चाहे दिसंबर कह लो तब भी विंटर, चाहे फरवरी कह लो तब भी विंटर। तो उसका एक नंबर इनपुट कराना है और वो जिससे भी मैच हो जाए उसके हिसाब से सीजन आ जाए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 5 दे रखा है, ध्यान देना बच्चों, मैंने यहां पे मंथ में 5 दे रखा है।
अब यहाँ पे और कंडीशन चेक होगी, जब एक से अधिक कंडीशंस में कोई या एक ही कंडीशन में एक से अधिक कंडीशन लगाई जाती हैं, एक ही इफ में एक से अधिक कंडीशन लगाई जाती हैं, तो वो उसमें या तो एंड यूज करते हैं या तो और ऑपरेटर यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो यहाँ 5 हमने लिया है, तो 5 10 से बराबर है, नहीं है। 11 से इक्वल है, नहीं है। 12 से इक्वल है, नहीं है। 1 से इक्वल है, नहीं है। 2 से इक्वल है, नहीं है। तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। और आप एलसिफ में चले गए, 5 क्या 3 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ऐसे 5 4 के इक्वल है, नहीं है। 5 5 के इक्वल है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने पर कर्सर नीचे आएगा और यहाँ पे आ गया आपका समर सीजन। तो 5 को मई होती है, तो मई में आपका समर सीजन प्रिंट हो गया, और उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका प्रोग्राम सीधे बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? कोई लग रहा है क्वेश्चन पूछना चाहिए? नहीं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही यहाँ पर लीप ईयर का प्रोग्राम देखो है, और आपका डेज नेम प्रिंट कराने का प्रोग्राम है, संडे मंडे रॉन्ग डे। ऐसे यहाँ पे देखो और भी स्टूडेंट वाला प्रोग्राम जो मैंने अभी अभी बताया था आपका, कि किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करो, फिर उनका टोटल करो, फिर उनका परसेंटेज निकालो, और फिर परसेंटेज के बाद ग्रेड बनाना है। तो ग्रेड में क्या है कि अगर वो 80 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड, अगर वो 60 और 79 के बीच साथ में है तो बी ग्रेड, 45 से 59 के बीच में है तो सी ग्रेड, और 45 से छोटा है तो डी ग्रेड। उसके बाद सारा डेटा प्रिंट करा दिया, स्टूडेंट का नाम, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, और ये ग्रेड में कोई एक ग्रेड आया होगा वो लास्ट में ग्रेड प्रिंट करा दिया गया। मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन खाली आपको देखना है कि कैसे कैसे हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डिस्काउंट निकालना है। मान लीजिए कि किसी भी दुकान पे आप गए और वहां पे आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए कोई अमाउंट देना पड़ेगा आपको। अब उसने दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट स्कीम चला रखी है। उसने कहा कि अगर 5,000 तक का सामान खरीदते हो तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर 5,000 से 10,000 के बीच का सामान है तो आपका 8% डिस्काउंट मिलेगा, अगर 10,001 से 20,000 के बीच का सामान है तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ में 500 रुपए का गिफ्ट भी मिलेगा। इस तरीके का प्रोग्राम हो सकता है। ये भी देखो डिस्काउंट का ही है। अब ये वाला प्रोग्राम कि कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का एक कोड होता है, उसकी एक बेसिक सैलरी होती है, फिर आपको नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। और किसके अकॉर्डिंग निकालनी है? ये टीए, डीए, एचआरए, पीएफ। तो टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के काम से अगर कहीं आता जाता है तो उसको आने जाने का भी खर्चा मिलता है, तो ये टीए हो गया। और डीए क्या है कि जब वो कहीं जाएगा तो वहां कुछ खाएगा भी और कहीं रहेगा भी होटल वगैरह में, तो वो डीए है। एचआरए क्या है कि जब कंपनी में वो काम कर रहा है तो उसका फैमिली रखने के लिए उसको कंपनी के आसपास कहीं मोहल्ले में रेंट पे घर भी लेना पड़ेगा या कंपनी ही क्वार्टर प्रोवाइड कराए, तो उसको एचआरए कहते हैं। और पीएफ का मतलब हुआ कि जब पूरी कंप्लीट नौकरी कर लेगा तो लास्ट में उसको कुछ इकट्ठा पैसा कंपनी देगी, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, तो ये पीएफ है। तो इस टाइप का भी ये प्रोग्राम होता है जिसमें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी आपको निकालने को दी जाती है। ऐसे ही आपका ये एक क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई ट्रेवलिंग एजेंसी है, ट्रेवलिंग एजेंसी जो आपके सामान को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, या आपको ही ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके अलग अलग रेट पर अलग अलग डिस्काउंट है, डिस्टेंस के हिसाब से या टिकट अमाउंट के हिसाब से। कि अगर आपका 7,000 नहीं 70,000 या उससे ज्यादा का टिकट है तो आपको 8% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हाँ, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। फिर ऐसे ही आपका जो बिल वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कि जैसे कि टेलीफोन बिल, रेंटल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपने एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। तो पोस्टपेड पे आपको रेंटल चार्ज भी देना होता है, तो उसके क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स इनपुट कराना है। 50 कॉल तक का रेट फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगी कंपनी। और उसके बाद अगर आपका 50 के ऊपर 100 और कॉल हो गई, यानी 150 कॉल हो गई,
तो 50 कॉल तो फ्री है और बाकी कॉल पर पैसा लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में जाते हो तो कहा गया कि अगर 200 यूनिट तक खर्च करते हो तो आपको ₹1.2 पर यूनिट, एक यूनिट का ₹1.20 आपको चार्ज लगेगा। उसके ऊपर नेक्स्ट 200 खर्च करते हो तो आपको ये चार्ज लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है काफी। तो इस तरीके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपका इफ एल्स इफ था। अब इसके बाद आपका आ जाएगा पाइथन लूप। यहां पर पाइथन का लूप का प्रोग्राम। लूप का टॉपिक काफी बड़ा है और इसमें करीब करीब आप 50-60 प्रोग्राम पढ़ोगे। लूप का टॉपिक, पहले तो लूप समझाया गया कि लूप 3 तरीके के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप तो यहाँ पे हम लोग कम ही यूज करते हैं, हम लोग व्हाइल और फॉर ही यूज करते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पर उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका लूप समझा दें बच्चों, कोई लूप का प्रोग्राम, ये लूप कैसे चल रहा है इसका थोड़ा सा आइडिया दें। सर अभी बेसिक ही बात है पहले। हाँ, मतलब देखिए मैं आपके अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपनी तो तरफ सर से फिर आज ज्यादा हो जाएगा ना? ज्यादा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम यही चाहते हैं कि जितना करें उतना अच्छे से करें, अच्छे मन से करें, खुश होकर करें। अभी किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन या कोई बात, तो फिर क्लास एंड की जाए। कुछ समझ में आया बच्चों? प्रभात बेटा माइक आइक नहीं लगाया है क्या? यस सर, समझ में आया। अगर कुछ कहना हो तो आप ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर इनके पास है, अथर्व के पास, मैंने आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक मेरा नंबर है, चाहे अगर मोबाइल हो तो नोट कर लीजिए, है ना। सर ले लेगा अथर्व से। हाँ, अथर्व से ले लीजिएगा, या मैं यहाँ पे बस लिखे दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में आ जाए। अगर मोबाइल नंबर हो तो लिख लीजिएगा 9305035029। इस तरीके से आपका मुझे कॉल कर लीजिएगा और मैं आपको फिर जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है बच्चों। बाकी जैसा भी आपको हो आप बताइएगा अथर्व को, या आप डायरेक्ट मुझको बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियो मैं अथर्व को दे दूंगा जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बैच पूरा